विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज की इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर यानी बीकॉम प्रथम वर्ष के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर व्यवसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया था और हमने उसके अंतर्गत हमने पढ़ा उत्पादन फलन के बारे में यानी प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। हमने पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन का अर्थ क्या है, उत्पादन फलन का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी मान्यताएं। और आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों हम पढ़ने जा रहे हैं अल्पकाल में उत्पादन फलन यानी जिसे हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस यानी अल्पकाल में उत्पादन फलन, इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि अल्पकाल में उत्पादन के साधनों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला परिवर्तनशील साधन और दूसरा स्थिर साधन। विद्यार्थियों, उत्पादन के परिवर्तनशील साधन वे साधन होते हैं जिनकी मात्रा अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए परिवर्तित की जा सकती है। यानी जो उत्पादन के परिवर्तनशील साधन हैं वो कौन से साधन होते हैं जिनकी मात्रा हम उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए अल्पकाल में हम उनकी मात्रा परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि स्थिर साधन कौन से होते हैं? स्थिर साधन वे साधन होते हैं जिनकी मात्रा अल्पकाल में स्थिर अथवा अपरिवर्तित रहती है। यानी यहां पे दो तरह के साधन हो गए, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। विद्यार्थियों, जब अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो इससे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार होता है। यानी जब अल्पकाल में हम उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो इससे जो उत्पादन में परिवर्तन होता है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अनुसार होता है, यानी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार होता है। विद्यार्थियों, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को आधुनिक अर्थशास्त्री व्यापक रूप में उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होना मानते हैं। विद्यार्थियों, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से दी। कुछ ने सभी साधनों को, कुछ ने क्या माना है कि कुछ ने इस नियम की व्याख्या सभी साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा के परिवर्तन के रूप में की है। कुछ ने इस नियम की व्याख्या सभी साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा के परिवर्तन के रूप में की है, जबकि कुछ ने इसे एक साधन को स्थिर रखकर अन्य सभी साधनों को परिवर्तनशील करके देखा है। जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों ने कुछ साधनों को स्थिर तथा कुछ को परिवर्तनशील मानकर इसका अध्ययन किया है। परंतु ये ध्यान रखने वाली बात है कि यह नियम किसी एक अथवा कुछ साधनों को स्थिर रखने पर लागू होता है। विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में क्या कहा है। तो पहले बेनहेम। विद्यार्थियों, बेनहेम के अनुसार उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के पश्चात उस साधन का सीमांत तथा औसत उत्पादन घटता जाता है। बेनहेम ने इस संबंध में कहा है कि उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के पश्चात उस साधन का सीमांत तथा औसत उत्पादन घटता जाता है। दूसरी, यहां पर जॉन रॉबिन्सन ने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के संबंध में कहा है कि उत्पत्ति के किसी साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधन की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर
एक निश्चित बिंदु के पश्चात उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होगी। यानी उन्होंने कहा है कि उत्पत्ति के किसी साधन की मात्रा में, यानी उन्होंने कहा है कि उत्पत्ति के किसी साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होगी। यानी उत्पत्ति के इस किसी साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होगी। ये जॉन रॉबिन्सन ने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के संबंध में कहा। दूसरा यहाँ पे सैमुअलसन ने कहा है कि स्थिर साधनों की तुलना में कुछ साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन में वृद्धि होगी, परंतु एक बिंदु के बाद साधनों की समान वृद्धियों से प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन उत्तरोत्तर कम होता जाएगा। यानी सैमुअलसन ने इस संबंध में कहा है कि स्थिर साधनों की तुलना में कुछ साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन में वृद्धि होगी, परंतु एक बिंदु के बाद साधनों की समान वृद्धियों से प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन उत्तरोत्तर कम होता जाएगा। तो विद्यार्थियों, इन सब परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उत्पादन के किसी एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों में वृद्धि करके अथवा अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन में वृद्धि करने या कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों में वृद्धि करने पर परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है। अब विद्यार्थियों, हम एक उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट करके देखेंगे। यहां पे विद्यार्थियों, हम एक उदाहरण द्वारा हम इसको स्पष्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन टीपी। औसत उत्पादन, अगला कॉलम औसत उत्पादन का। ये 3 कॉलम हो। चौथा कॉलम सीमांत उत्पादन। एमपी का। तो यहां पे विद्यार्थियों, हम एक टेबल बना के आपको दिखा रहे हैं। इसमें 4 कॉलम है। पहला परिवर्तनशील साधन, यहां पे हम श्रम को ले रहे हैं और श्रम की इकाई है। दूसरा कुल उत्पादन, तीसरा औसत उत्पादन, चौथा सीमांत उत्पादन। तो विद्यार्थी, अब हम देखते हैं परिवर्तनशील साधन या श्रम की इकाइयां हम 1 लगाते हैं और उससे जो उत्पादन होता है वो होता है 4। औसत उत्पादन भी 4 और सीमांत उत्पादन भी यहां पे 4। दूसरी इकाई
विद्यार्थियों, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। माना कि मोहन का एक कारखाना है जिसमें वह 20,000 रुपए की पूंजी को स्थिर रखकर कपड़े का उत्पादन श्रम की मात्रा में परिवर्तन करके बढ़ाता है। 20,000 रुपए की स्थिर पूंजी के साथ श्रम की मात्रा बढ़ाने पर उत्पादन में होने वाली वृद्धि को इस तालिका से हम देख सकते हैं। इस तालिका में प्रथम स्तंभ में श्रम की इकाइयां, द्वितीय स्तंभ में कुल उत्पादन दिखाया गया है। स्तंभ 2 में स्तंभ 1 का भाग देकर औसत उत्पादन प्राप्त किया गया है, जिसे हमने स्तंभ 3 में दिखाया है। एक श्रमिक बढ़ाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं, जिसे हमने स्तंभ 4 में दिखाया। विद्यार्थियों, प्रारंभ में हम देखते हैं कि कुल, औसत तथा सीमांत उत्पादन बढ़ते हुए हैं, फिर अधिकतम हो जाते हैं और अंत में घटने लगते हैं। अब हमने विद्यार्थी यहां पे देखा कि सीमांत उत्पादन तीसरी इकाई पर अधिकतम, फिर यहां पे घट रहा है। ऐसे ही सीमांत उत्पादन तीसरी इकाई तक औसत उत्पादन से अधिक है, लेकिन चौथी इकाई में वो औसत उत्पादन से कम हो गया। और आठवीं इकाई की बात करें तो वो यहां माइनस में चला गया, यानी ऋणात्मक हो गया, और सातवीं इकाई में वो शून्य हो गया। तो विद्यार्थियों, इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को समझने के लिए, यानी अल्पकाल में उत्पादन फलन को समझने के लिए इस रेखा चित्र का प्रयोग करेंगे। इस रेखा चित्र में विद्यार्थियों हम देख रहे हैं कि हमें 3 प्रकार की अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। चलिए हम बात करते हैं प्रथम अवस्था की। तो प्रथम अवस्था में विद्यार्थियों, इस अवस्था में परिवर्तनशील साधन की उत्तरोत्तर इकाइयां बढ़ाने से स्थिर साधनों का अधिक अच्छा प्रयोग होने लगता है, इसलिए उत्पादन में वृद्धि परिवर्तनशील साधनों में की गई वृद्धि से अधिक तेजी से होती है। इस अवस्था में हम देखते हैं कि शुरुआत में जो सीमांत उत्पादन है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट, वो बढ़ रहा है बिंदु के तक, और बिंदु के बाद वो घट रहा है, बिंदु के पर वो अधिकतम है। प्रथम अवस्था का अंत तब होता है, उस समय होता है जब औसत उत्पादन अधिकतम हो जाता है और वो सीमांत उत्पादन के बराबर हो जाता है। इस रेखा चित्र में यह स्थिति परिवर्तनशील साधन की ON मात्रा लगाने पर पहुंचती है। प्रथम अवस्था में एक सीमा तक कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, जब तक कि सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ होता है, परंतु उसके बाद कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। रेखा चित्र में कुल उत्पादन F बिंदु तक बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। इस बिंदु तक सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ है। सीमांत उत्पादन K बिंदु पर ठीक F बिंदु के नीचे अधिकतम है। इस बिंदु के बाद सीमांत उत्पादन घटने लगा है, अतः कुल उत्पादन भी घटती हुई दर से बढ़ने लगा है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों द्वितीय अवस्था की। विद्यार्थियों, प्रथम तथा तृतीय अवस्था की मध्य की अवस्था परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यह अवस्था उस समय प्रारंभ होती है जब औसत उत्पादन घटने लगता है। इस अवस्था में औसत तथा सीमांत उत्पादन दोनों घटते हुए होते हैं, परंतु कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता हुआ है। यह अवस्था उस समय समाप्त होती है जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तथा सीमांत उत्पादन शून्य पर पहुंच जाता है। परिवर्तनशील साधन की OM मात्रा हम लगाते हैं, तब यह स्थिति आती है।
OM मात्रा में उत्पादन अधिकतम है और सीमांत उत्पादन शून्य होता है। विद्यार्थियों, केवल यही अवस्था है जिसमें उत्पादन लाभदायक होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने द्वितीय अवस्था का अध्ययन किया। आइए अब हम तृतीय अवस्था का अध्ययन करेंगे, यानी तृतीय अवस्था अथवा ऋणात्मक सीमांत प्रतिफल की अवस्था। विद्यार्थियों, यह अवस्था उस समय प्रारंभ होती है जब परिवर्तनशील साधन की इकाइयां बढ़ाने से कुल उत्पादन बढ़ने के स्थान पर घटने लगता है तथा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। इस रेखा चित्र में परिवर्तनशील साधन की OM मात्रा से अधिक मात्रा लगाने पर यह अवस्था प्रारंभ होती है। व्यवहार में विद्यार्थियों, कोई भी उत्पादक इस अवस्था में उत्पादन नहीं करना चाहता है। इस तृतीय अवस्था को ऋणात्मक सीमांत प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हमने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को पढ़ा। ये किस प्रकार काम करता है, इसकी तीनों अवस्थाओं का अध्ययन हमने किया रेखा चित्र और टेबल के माध्यम से। विद्यार्थियों, आगे की ई लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।